तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? एक ऐसा कर्व जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को दिखाता है एट इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कि हम क्या कर रहे हैं, दो चीजें एक साथ बाय कर रहे हैं और उनसे उनके कंजप्शन से जो एक इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस चीज को शो करता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। इट मे बी डिफाइंड एज ए कर्व विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच आर इक्विवेलेंट टू वन अनदर। या फिर जैसे एग्जांपल लें तो आप एक तरफ ले रहे हो भाई एप्पल, दूसरी तरफ ले रहे हो ऑरेंज। तो एप्पल की 3 यूनिट्स, ऑरेंज की 1 यूनिट्स, एप्पल की 2 यूनिट्स, ऑरेंज की 2 यूनिट्स, और एप्पल की 1 यूनिट और जो ऑरेंज की है वो 3 यूनिट्स। ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। ठीक है, ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। या तो आप 3+1 कर लो, 3 एप्पल 1 ऑरेंज, 2 एप्पल 2 ऑरेंज, 1 एप्पल और 3 ऑरेंज। तो इस जो ये जो शेड्यूल बना हुआ है एक किस्म से, जो ये टेबुलर फॉर्म है, इसको अगर कर्व की फॉर्म में देखें तो ये शो करेगा हमारा इंडिफरेंस कर्व। क्या शो करता है कि जो इक्वल सेटिस्फेक्शन है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, तो उस चीज को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। It is a locus of point sharing alternate combination different goods which give the same satisfaction to consumer। तो मेन बात क्या होती है इसमें कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है उस पे जितना सेटिस्फेक्शन यहाँ पे होगा, मींस हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं लेकिन उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहेगा। ये चीज समझ आ गई? किस चीज को शो करता है इंडिफरेंस कर्व? किस चीज को शो करता है भाई? इक्वल सेटिस्फेक्शन। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स विच गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू ए कंज्यूमर। अब इसकी अजम्पशंस हैं। कोई भी लॉ है तो हम कुछ ना कुछ चीजें कांस्टेंट लेके चलते हैं, तभी उसका एप्लीकेशन जो है वो एग्जैक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। जब तक हम कुछ अजम्पशन नहीं लेके चलेंगे तो वहां पे बहुत सारा स्कोप ऐसा रह जाता है जिसको हम कंसीडर नहीं कर पाते। मान लो कोई और टेक्निक चेंज हो गई या उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो डिफरेंट हो गया, अब वो किसी और चीज को प्रेफर कर रहा है, पहले किसी और चीज को कर रहा था, तो उस वजह से हमारा जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं, उन फैक्टर्स को कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो फर्स्ट इज रैशनैलिटी। रैशनैलिटी क्या होता है भाई? क्या होता है? सोच समझ के निर्णय लेना हाँ, सर। तो जो हमारा कंज्यूमर है वो बहुत रैशनल बिहेव करता है कि उसको पता है कि किस लेवल से उसका जो किस चीज के कंजम्पशन से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, किस चीज से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मार्केट की उसको अच्छी नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। तो फर्स्ट जो हमारी अजम्पशन है दैट इज रैशनैलिटी, कि जो हमारा कंज्यूमर है कैसे बिहेव कर रहा है, रैशनली, बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वो कंज्यूम कर लेगा, ऐसा नहीं होता। उसको पता है कि किस कंजप्शन से, किस गुड्स के कंजप्शन से उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो दैट इज रैशनैलिटी। सेकंड आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। देखो, यूटिलिटी को मैंने 2 टाइप्स में बताया था। कौन कौन सी होती है यूटिलिटी? कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल। तो कार्डिनल जो यूटिलिटी है वो क्या शो करती है? नंबर हाँ, क्वांटिटेटिव फॉर्म में जब हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है, ऑर्डिनल, वो क्या शो करती है? क्वालिटी। ग्रेटर देन, लेस देन। क्वालिटी, राइट, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, तो ये हमें एक ऑर्डर बता देती है कि हमें क्या चीज बेटर लग रही है, क्या चीज उसके कंपैरेटिवली कम है। तो हम एक ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं कि किस चीज को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, किस चीज को हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे। तो दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब थर्ड जो अजम्पशन है दैट इज ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। कि अगर हमें ये पता है कि मान लो यहाँ पे 3 गुड्स हैं, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। ठीक है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। तो एक तो हमें पता है कि एप्पल मैंगो के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी लगती है। फिर मैं कह रहा हूं एप्पल इज
मीन्स हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग ग्रेटर है, मतलब ये अच्छी लग रही है, प्रेफर कर रहे हैं हम एज कंपेयर टू मैंगो। और ऑरेंज के कंपैरिजन में हम कर रहे हैं मैंगो को प्रेफर। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम एप्पल को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। यस सर। यही हुआ ना कि हमारे पास दो गुड्स के तीन गुड्स हैं, एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज। हमने बोल दिया कि मैंगो के कंपैरिजन में हमें एप्पल ज्यादा पसंद है और ऑरेंज के कंपैरिजन में हमें मैंगो पसंद है। तो इसका मतलब ये भी तो हुआ ना, एप्पल जो है वो सबसे बेस्ट है या फिर एप्पल ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू ऑरेंज। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। फिर आता है नॉन स्टेटी। नॉन स्टेटी का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ एक चीज पे नहीं जा सकते। आपका जो कर्व है वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को टच करेगा। क्यों टच नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ पे इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। आप सिर्फ और सिर्फ एप्पल से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सिर्फ सिर्फ मैंगो से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, या फिर जो आपको यूटिलिटी है वो सिर्फ ऑरेंज से कंप्लीट यूटिलिटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। फिर आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है? क्या होता है भाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये शो करता है कि हम जो चेंज कर रहे हैं, जो एक चीज दूसरे के कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, तो वो किस रेट से कर रहे हैं, तो उस चीज को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये हमारा डिमिनिशिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर एक चीज का स्टॉक बढ़ता जाएगा तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, है ना? हाँ बिल्कुल, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी, तो ऑब्वियसली उसकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज होती जाती है कंटिन्यूसली। और इसी वजह से जो आपका आईसी कर्व होता है उसका शेप कैसा होता है? कॉन्वेक्स। कन्वेक्स। कैसा शेप होता है भैया आईसी कर्व का? कॉन्वेक्स। और किस वजह से होता है? ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। अच्छा, जो हमारा ये कौन सी रेट होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? जिसपे हम एक कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर कमोडिटी, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और दूसरी चीज, एक और चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो एप्पल है उसके बजाय ऑरेंज ले लिए, लेकिन उससे आपका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज होता है तो वहां पे आपका जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे चेंज नहीं होता, जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम ही रहता है। अगर हम इसके स्लोप की बात करें, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, तो इसका स्लोप होता है सेक्रीफाइस ऑफ वाई मेड ड्यू टू गेन ऑफ एक्स। कि एक चीज का सेक्रीफाइस कर रहे हैं और दूसरी चीज का गेन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ आ गया भाई? तो इसका स्लोप होता है चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ये कई बार आपको स्लोप भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों इसके स्लोप को डिफाइन करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आती है प्रॉपर्टी, क्योंकि स्लोप में कंफ्यूजन हो जाती है। स्लोप वैसे होता है क्या है पता है आपको? जो ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो चेंज हो रहा है यहां से लेके यहाँ, तो ये स्लोप है जो इस चेंज को शो कर रहा है। ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं स्लोप। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो हायर लेवल का जो आईसी कर्व होता है या फिर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमें हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। ऐसा पता है क्यों होता है? ये जो जितना हाई लेवल का होगा वो हाई सेटिस्फेक्शन देगा। क्यों भाई, कोई बता सकता है?
हाँ भाई, क्यों होता है ऐसा? हमें ये तो पता है कि ऐसा होता है, हायर लेवल का जो इंडिफरेंस कर्व है वो हाई सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन क्यों देता है ये? देखो एक चीज देखो आप, ये जो गुड्स है इसका कंजप्शन हुआ इतना, मान लो ये है 2 यूनिट्स, ये है 3 यूनिट्स। अब अगर ऊपर जाके देखोगे तो इसी पॉइंट पे देख लो, यहाँ पे ये गुड्स बढ़ गई ना, इंक्रीज हो गई इसकी क्वांटिटी। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मान लो हमने फिर भी सेम रख दिया, तो एक तरफ आप देख रहे हो कि यहाँ पे कम यूनिट्स का कंजप्शन किया। अब जितना ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स का कंजप्शन बढ़ता जाएगा उतना टोटल सेटिस्फेक्शन तो बढ़ेगा ना। Yes, sir. तो जब नंबर ऑफ यूनिट बढ़ रही है तो ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन भी बढ़ रहा है। तो जितना राइटवर्ड शिफ्ट होते जाएंगे हम आईसी कर्व, वो उतना ज्यादा क्या देगा हमें, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। High level. क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो रही हैं, ज्यादा। ज्यादा हो रही है। ठीक है, समझ आ गया भाई क्यों देता है वो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन? यस सर। सेकंड आता है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो हमारा आईसी कर्व होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता भाई? मान लो इंटरसेक्ट कर लिया, अलग मान लो उसने इंटरसेक्ट कर लिया, ये हो गया भाई उसका इंटरसेक्शन। ठीक है, क्रॉस कर दिया उसने इस पॉइंट पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या थी भाई, कि हायर लेवल जो आईसी कर्व है वो क्या देगा हमें, इंडिफरेंस कर्व क्या देगा, you हाई higher सेटिस्फेक्शन। level of satisfaction. हाई Yes, sir. सेटिस्फेक्शन। लेकिन ये बताओ यहाँ पे तो ये क्रॉस कर दिया और हम कह रहे हैं कि वो एक इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाता है, तो ये सेम कैसे हो गया भाई? ये इसके property लोअर fail भी हो आ जाती रहा है, ये इसके नीचे भी आ रहा है। तो नीचे आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये ज्यादा हो गया, और यहाँ पे इससे ऊपर वाले पोर्शन में ये ज्यादा हो गया। तो जो ये वाली प्रॉपर्टी थी वो तो फॉलो हो ही नहीं रही, नहीं हो रही ना। मान लो उसने क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब ये है कि लोअर वाला जो पोर्शन है वो इसका यहाँ पे लो सेटिस्फेक्शन हो गया क्योंकि ये इससे कम है, और ऊपर वाले का ज्यादा हो गया, और इस पॉइंट पे दोनों का सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया क्योंकि ये क्रॉस कर रहे हैं। तो भाई एक ना एक प्रॉपर्टी तो गलत है, या तो ये हाई सेटिस्फेक्शन नहीं दिखाएगा या फिर ये इंटरसेक्ट करेगा। तो हाई तो सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बढ़ रही हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। समझ आ गया? हाँ भाई, किसी को Yes, डाउट है? यस सर। नो सर। सबको आ गया भाई? क्या हुआ, पैसिव क्यों हो बाकी के लोग? आ गया सर समझ में। ओके, नेक्स्ट देखो, इंडिफरेंस कर्व और डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो इंडिफरेंस कर्व है हमने क्या पढ़ा है अभी, कि एक तो उसकी कॉन्वेक्स शेप होती है और डाउनवर्ड भी होता है, इस शेप में होता है ना। तो ये Yes, sir. डाउनवर्ड Yes. क्यों है? क्योंकि अगर एक चीज का कंजप्शन हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज का कंजप्शन हमें क्या करना पड़ेगा, कम। कम। कम करना, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसलिए इसकी शेप क्या हो जाती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसी शेप हो जाती है, डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिर होता है कि इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स क्यों होता है भाई? डिमिनिशिंग मार्क्स की। हाँ, क्योंकि जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश होती जाती है। और क्यों होती जाती है वो डिमिनिश? क्योंकि अगर एक चीज का स्टॉक इंक्रीज होगा तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी। कम होती जाती है। दूसरा इसका रीजन होता है टू कमोडिटी आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, कि आप किसी भी कमोडिटी को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। क्या जो सेटिस्फेक्शन आपको ऑरेंज खाने से मिलती है, क्या वो सेम सेटिस्फेक्शन आपको एप्पल खाने से मिल सकती है? नो सर। जो टी का टेस्ट होता है वो डिफर करता है एज कंपेयर टू कॉफी। जिसको कॉफी पसंद है उसको कॉफी ही पसंद है, जिसको टी पसंद है उसको टी ही पसंद है। ठीक है,
तो आप किसी भी कमोडिटी को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो उस वजह से आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो कौन सी शेप में होता है? कॉन्वेक्स शेप में होता है। कॉन्वेक्स। सब्स्टिट्यूशनल गुड्स में कैसा होगा सर इसकी शेप आईसी की? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बताएंगे आपको। दो केस होते हैं इसके एक्सेप्शन जिसमें ये कॉन्वेक्स नहीं होता। थोड़ा सा पेशेंस रहो, चलो अभी बता देता हूँ आपको। फिर देखो, इसके दो ऐसे केस होते हैं जिसमें कॉन्वेक्स शेप नहीं होता। एक तो जब आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम मान लें, इम्पॉसिबल चीज है वैसे कि किसी भी चीज का परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन मिल जाए, लेकिन फिर भी हम मान लें कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन मिल गया, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, राइट। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ये। यहाँ पे जो आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो इक्वल टू 1 होती है। जो ये जितने भी एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। कितनी डिग्री का एंगल बनाता है? 45 डिग्री का। 45 मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होती है और 1 होती है, और इसकी जो शेप होती है वो होती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अगर दूसरी बात करें कि ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन का केस। दूसरा केस किस चीज का होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी इसकी शेप होती है, वो एल शेप हो जाता है। कैसी शेप हो जाती है? एल शेप हो जाती है। और ये जो होता है एल शेप, ये हाईली कॉन्वेक्स कर्व भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हाईली एल कॉन्वेक्स। शेप, हाईली कॉन्वेक्स। 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। जो ये वर्टिकल है इसका पोर्शन, इसकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्या होती है इसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट। और जो ये हॉरिजेंटल पोर्शन है इसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 होती है। ठीक है, तो इसके दो एक्सेप्शन हो गए। कॉन्वेक्स, वैसे ये कॉन्वेक्स शेप ही है, हाईली कॉन्वेक्स शेप। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द हाईली कॉन्वेक्स कर्व, तो किस केस में होता है हाईली कॉन्वेक्स? सब्स्टिट्यूशन के गुड केस में या फिर कॉम्प्लीमेंट्री के केस में? किस में होता है? Complementary. कॉम्प्लीमेंट्री में। और वहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसी होती है आपकी? इनफिनिटी और 0। हाँ, इनफिनिटी और 0 होती है। जो वर्टिकल होता तो है ये कैसे इनफाइनाइट कैसे हुई? इनफाइनाइट कैसे एग्जांपल देके बता सकते? हाँ, ये देखो इनफाइनाइट कैसे हुई। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, ये देखो, इसकी वजह से क्या ये आपको सिमिलर चेंज नहीं दिख रहा? कितना भी ऊपर चला जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। भाई आपकी ना वॉइस बड़ी, ये देखो, अगर कॉन्वेक्स शेप होती है तो वो इस शेप में होता है। ठीक है, एक से इस शेप में होता है। तो ये चेंज हो रहे होते हैं दोनों की दोनों चीज, एक बढ़ रही है तो दूसरी है वो कम हो रही है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री के केस में ये सेम शेप होती है, कितना भी आप चले जाओ बिल्कुल सिमिलर शेप रहेगी। ठीक है, आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो जो हमारी सब्स्टिट्यूशन गुड्स होती हैं उसके केस में स्ट्रेट लाइन हो जाता है आपका आईसी का, आईसी की शेप, इंडिफरेंस कर्व की शेप स्ट्रेट लाइन हो जाती है। अगर आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो वहां आपकी जो शेप हो जाती है वो एल शेप हो जाता है। ये हो गया भाई। इंडिफरेंस कर्व मे और मे नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। भाई हो सकता है वो पैरेलल। स्ट्रेट होती है ये लाइन तो, है ना? क्या कह रहे हो? बजट लाइन इसमें भी बजट ऐसे स्ट्रेट होती है, बजट लाइन में भी। हाँ, बजट लाइन भी स्ट्रेट होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अभी बजट लाइन पे भी आएंगे हम लोग।
फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है कि इंडिफरेंस कर्व मे और मे नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। भाई जो दो डिफरेंट कर्व होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व होते हैं, वो हो सकता है एक दूसरे के पैरेलल हो और हो सकता है ना भी हो, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये आपकी पांचों की पांचों प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्या है भाई? IC curve is Higher given is IC high gives level of हाई high लेवल ऑफ level of satisfaction. क्यों मिलेगा? बाकी भाई पूजा अनीता आप बोल क्यों नहीं रही? क्यों होता है भाई ये हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन? सर जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम इंक्रीज करेंगे तो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हाँ ज्यादा बिल्कुल। नंबर ऑफ यूनिट। सेकंड भाई आप बताओ अनीता, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते ये एक दूसरे को? अनीता, रीता आप बताओ। हाँ भाई रीता, Hello, sir. क्यों नहीं करते ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को? चलो, तो इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि जो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वाली। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाएगा दोनों कर्व का। सेकंड जो थर्ड चीज आती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता दो गुड्स का, तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। थर्ड फोर्थ है आपकी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्यों होती है? क्योंकि ये जो आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कैसी वो होती है? डिमिनिशिंग हो रही है, डिमिनिशिंग होती है। कम डिमिनिशिंग हो रही है। टू कमोडिटी आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इसकी वजह से भी कॉन्वेक्स शेप होती है। और फिफ्थ हो गई आपकी वो पैरेलल नहीं होते। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये डिफाइन भी कर रखी हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनडिफरेंस मैप क्या होता है? इनडिफरेंस मैप डिफरेंट डिफरेंट जो इनडिफरेंस कर्व होते हैं उसका कलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये मान लो ये कर्व हो गया, एक ये कर्व हो गया, एक ये कर्व हो गया। तो इन कर्व के जो कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? Indifferent इनडिफरेंस map. मैप। इंडिफरेंस में अब ये एक्सेप्शन मैंने बताया था इनडिफरेंस कर्व की क्या क्या एक्सेप्शन होती हैं। एक तो जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो तो आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसी हो जाती है? State. कांस्टेंट हो जाती है और 1 के इक्वल होती है। उसकी वजह से जो आपका कर्व है वो स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। स्ट्रेट लाइन होता है। सेकंड जो केस था वो था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसी शेप हो जाती है? एल शेप हो जाती 90 एल degree. शेप। है। 90 डिग्री भी कह सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो 0 और इनफाइनाइट होते हैं। वर्टिकल का इनफाइनाइट होता है और जो आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसका 0 होता है। एक्चुअल जो शेप होती है ना उसकी, वो बैंगल शेप होती है। ये भी रीजन बता देता हूं कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स पोर्शन को क्यों देखते हैं, यहां तक कंसिडर करते हैं भाई। एक्चुअल शेप इसकी बैंगल शेप होती है, ये इस टाइप में होता है भाई आपका कॉन्वेक्स, ये आईसी कर्व इंडिफरेंस कर्व इस टाइप का होता है। लेकिन हम सिर्फ इसी पोर्शन को देखते हैं, बाकी वाला जो पोर्शन है हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बाद अगर ये इस डॉटेड पोर्शन पे जाएगा तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो। इस पोर्शन के बाद क्या हो जाता है? हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है और जो टोटल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम कह रहे हैं कि हमारा कंज्यूमर रैशनल है, तो रैशनल का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी टोटल यूटिलिटी को कैसे रखेगा? मैक्सिमम। Maximum. ठीक है, तो उसका मैक्सिमम होना इसका मेन रीजन होता है क्योंकि इसके बाद टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होना स्टार्ट कर देती है। तो सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्वेक्स पोर्शन को कंसीडर करते हैं। राइट? Yes, sir. यस। अब आता है कंज्यूमर सरप्लस।
कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, मार्शल ने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने। इसका मतलब होता है Yes, sir. कि आप कितना रेडी हो पे करने के लिए, और जितना एक्चुअल में पे करके आते हो उस चीज का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। किस चीज का डिफरेंस? व्हाट ए कंज्यूमर एक्चुअली पे Consumer want एंड व्हाट पेमेंट इज रेडी टू। नेक्स्ट मान लो आप मार्केट में गए, आप कोई भी क्लॉथ मतलब स्वेट शर्ट लेने गए आप, उसका प्राइस कह रहा है कि भाई 2500 रुपीज है। आपको लग रहा है कि ये भाई, आप सोच रहे हो अपने मन में यार प्राइस तो इतना है, लेकिन मैं 2000 रुपए तक इसके दे सकता हूं। आपने बोला कि भैया इसका जो प्राइस है वो 1500 है। आप मन में सोच लिया कि 2000 रेडी हो देने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, 1500 प्राइस बोल दिया उसका कि भाई 1500 रुपए दे सकते हूँ मैं तो इसकी। तो उसने बोला कि भाई फाइनल जो है वो 1800 रुपए है, इससे ना कम ना ज्यादा। तो आपने 1800 में वो चीज खरीद ली। तो आप विलिंग कितने के थे देने के लिए? सर वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। हाँ भाई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2500 उसने प्राइस बोला स्वेट शर्ट का। आप मार्केट गए तो 2500 रुपए उसने रेट बताया, और आपने अपने मन में सोच लिया कि मैं इसके 2000 रुपए तक दे सकता हूँ, 2000 रुपए आई कैन पे। तो उसके बाद आपने बोला कि भैया ये तो 1500 रुपए की है, और जो भैया थे दुकानदार उन्होंने बोला कि भाई 1800 रुपए है फाइनल, इससे ज्यादा या कम मैं नहीं दे सकता। तो आपने 1800 रुपए में वो खरीद ली। आप विलिंग टू पे कितने थे? 2000 2000। 2000 रुपए में आप रेडी थे ना कि 2000 रुपए तक मैं इसको खरीद सकता हूँ। एक्चुअल में कितना पे किया आपने? 1800 1800, 1800। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आया? 200 200 तो ये जो 200 है ये होता है आपका कंज्यूमर सरप्लस। क्या होता है ये? कंज्यूमर सरप्लस। जो आप रेडी हो पे करने के लिए और जो आप एक्चुअल में पे करके आते हो, उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, मार्शल ने दिया था। क्या होता है, जो रेडी टू पे माइनस एक्चुअली पेज, उन दोनों का डिफरेंस होता है वो कंज्यूमर सरप्लस होता है। कोई डाउट किसी को? नो सर। इसको अगर हम एक डायग्रामेटिकली तरीके से देखें तो जो ये वाला पोर्शन होता है ये है आपका प्राइस, ये है आपका प्राइस, ये है आपका डिमांड कर्व। तो जो प्राइस से अपर वाला डिमांड कर्व होता है उस पोर्शन को हम कह सकते हैं कि ये किस चीज को शो कर रहा है, कंज्यूमर सरप्लस को। किस चीज को शो कर रहा है? कंज्यूमर सरप्लस। कौन से वाला पोर्शन? ऊपर वाला। प्राइस से परवाह। प्राइस से ऊपर वाला जो डिमांड कर्व का पोर्शन है वो शो करता है हमारे कंज्यूमर सरप्लस को। और ये एक्चुअल में होता किस वजह से है? आप जो विलिंग टू पे होते हो, रेडी टू पे या विलिंग टू पे होते हो, वो होते हो आप टोटल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होते हो? टोटल यूटिलिटी। टोटल लेकिन एक्चुअल में पे किसके अकॉर्डिंग कर रहे होते हो? मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। एक्चुअल में पे किसके अकॉर्डिंग कर रहे होते हो? मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। जो इन चीजों की डिफरेंस की वजह से आपका कंज्यूमर सरप्लस अराइज होता है। ठीक है, ये मान लो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। नंबर ऑफ यूनिट 1, 40, 35, 30, 25 एंड 20, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। आप यहां देख रहे हो ये कैसी हो रही है? कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। ये आपका प्राइस है कमोडिटी का, 25, 25, 25, 25, 25। तो आप सिर्फ वहां तक दोगे, मतलब वहां तक कमोडिटी लोगे जहां तक आपका जो प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम नहीं रहता। ठीक है, तो 4th यूनिट तक आप उस चीज को